अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम जो बात करेंगे उसमें एक तो ये है कि लंदन में जो जस्टिस अतर मिल्ला साहब के साथ जो सलूक हुआ, वो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए थे, उस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कराची में एक बड़े पॉलिटिकल एक्टर की जो एंट्री है होने लगी है और उसके क्या गेम लगेगी, अब उस पर ज़रा बात करेंगे। जबकि तीसरा, हम जो ये कल वाला इद्दत का इमरान खान साहब को सज़ा दी गई है कि उनका निकाह दौरान इद्दत हुआ, तो इस पर भी ज़रा बात करेंगे। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। अब मौसूफ जो जज कुदरतुल्लाह साहब हैं, उन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के निकाह को दौरान इद्दत इसलिए करार दिया, और बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट और मुफ्ती तकी उस्मानी ये फतवा दे चुके हैं कि 39 दिन काफ़ी हैं अगले निकाह के लिए। तो उनका ये कहना था, मौसूफ जज कुदरतुल्लाह साहब का, जब उन्होंने 496 दफ़ा लगाई, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस्तेमाल हुई, यानी कि किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी इलेक्टेड, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो उन्होंने इस्तेमाल की, तो उन्होंने कहा जी कि जो वो मौसूफ खावर मानिका है, वो अगर 90 दिन की इद्दत होती तो उनके पास मौका उनको मिलता कि वो वापस रजू भी कर सकते थे अपनी अहलिया से, बुशरा बीबी से। तो इमरान खान साहब ने 1 जनवरी को निकाह करके खावर मानिके से वो अपॉर्चुनिटी छीन ली कि वो वापस रजू कर सकते। अब एक चीज आप बताइए, क्या खावर मानिका ने 14 जनवरी तक बुशरा बीबी से वापस रजू करने की कोशिश की? 14 फरवरी तक रजू करने की कोई कोशिश की? कि उन्होंने रजू करने की कोशिश की तो उनको पता चला ओ हो ये तो बुशरा ने निकाह कर लिया हुआ है इमरान खान से, कोई कोशिश की? या उन्होंने इस बुनियाद पर अदालत में इस निकाह को, जब उनको पता चला कि ये इद्दत में हुआ है, उन्होंने कभी चैलेंज किया कि मुझे रजू करने का मौका नहीं दिया गया बुशरा बीबी से? फिर तो चलें जज कहते, ठीक है। या इस पूरे ट्रायल के दौरान उन्होंने कहा कि मैं बुशरा बीबी को रजू करना चाहता हूं वापस, ठीक है। तो जज साहब ने वो रास्ता निकाला इस निकाह को फासिक करार देने के लिए, जो मौसूफ इस खावर मानिके ने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो बहरहाल मतलब बड़ा ही इस मुल्क में मज़का खेज हो रहा है कि बुशरा बीबी के निकाह पे जो कहा जाता है कुरान और सुन्नत में भी कि खातून के जो माहवारी के साइकिल्स हैं, उसकी गवाही खातून खुद देती है। यहां पर खातून बुशरा बीबी की गवाही नहीं मानी गई, यहां पर एक एक्स हस्बैंड की गवाही मानी गई है जज साहब की तरफ से। वाओ, इससे ज्यादा क्या शर्मनाक होगा, क्या डिस्कस्टिंग होगा कि इस लेवल पर आए हैं हम लोग, एक शख्स को सजा दिलवाने के लिए इस लेवल पर गिरी है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, इस नीच लेवल पर। और आप देखिए, अब वो मैं देख रहा, वो शहबाज गिल साहब तस्वीरें लगा रहे जी कि ये मजम्मत करें, मौलवियों की मुख्तलिफ तस्वीर लगाई हुई, बीच में मौलाना तारिक जमील की तस्वीर नहीं उन्होंने लगाई हुई। इतना उन्होंने पीटीआई से फायदा उठाया है, ठीक है। उनकी तस्वीर भी लगाते हैं ना, वो अब किधर है तारिक जमील आपके खैर ख्वाह? बड़ी रो रो के दुआएं करवाते थे ट्रांसमिशनों में बैठ के। और ये भी पीटीआई वाले सोचें, ये हमेशा मजहब कार्ड खेलते रहे अपने मुखालफिन के खिलाफ, अब अपने खिलाफ भी मजहब कार्ड इस्तेमाल हुआ। ये इमरान खान साहब कहते थे ये औरत मार्च वाली, ये फलानी, ये वो, ये खवातीन ऐसे कपड़े पहनती हैं तो मर्द रिपोर्ट तो नहीं होता। आज वही औरत मार्च वाली वुमेन एक्शन फोरम की खवातीन इस घटिया गलीज फैसले को कंडेम कर रही हैं, इसकी मजम्मत कर रही हैं।
पीटीआई वालों को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए और थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि वो किन के खिलाफ, कभी गद्दार की, कभी फॉरेन फंडिंग की, इन औरत मार्च वाली खवातीन के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ कैंपेनें चलाते थे। तो थोड़ा अब होश कीजिए। अब आपको बुरा वक्त आया, लेकिन ये बुरा वक्त आप लोगों के लिए एक ब्लेसिंग भी बन सकता है कि अगर इस वक्त आप लोग पहचान लें कि पाकिस्तान में दुरुस्त सिमत में कौन खड़े होते हैं और गलत सिमत में कौन खड़े होते हैं, ताकि फ्यूचर में आप जो आज आपकी आंखें खुल रही हैं और देख रही हैं ना कि कौन कौन दुरुस्त सिमत में खड़ा हुआ, अगर फ्यूचर में वो आपके अगेंस्ट भी खड़े हो तो उनको कभी गलत मत समझिएगा, उनको कभी निशाना ना बनाइएगा। तो बहरहाल ये कुछ हो रहा है इस मुल्क में। वो हमारे सीनियर लॉयर हैं और बड़े ज़बरदस्त लिखारी भी हैं डॉन के, और प्रोग्राम भी करते रहे हैं, और अभी भी उनका वो हैदर वहीद साहब और मुइज़ जाफरी साहब आते हैं यूट्यूब पर भी अपना करते हैं शो नया दौर के लिए। तो मुइज़ जाफरी साहब ने कहा कि जब इस तरह का घटिया ट्रायल चल रहा हो, एक तमाशा लगा हो ट्रायल के नाम पर, अदालती ट्रायल के नाम पर, तो उसको सर्कस कहना चाहिए। और जो वकील उसमें किरदार अदा कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए वो कोई कानून और आइन की खिदमत नहीं कर रहे, वो क्लाउन्स हैं, यानी कि वो सर्कस में नाचने वाले पुतले हैं, ठीक है, मस्खरे हैं। तो ये अब खुद सोचना चाहिए कि कौन कौन से मस्खरे एस्टेब्लिशमेंट ने यूज किए इन ट्रायल्स में। और आजकल बहुत से मैं देख रहा हूं मस्खरे टीवी के ऊपर आके लॉयर एस्टेब्लिशमेंट का मौकफ दे रहे होते हैं, इन सजाओं को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। उनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि वो बता रहे हैं कि किस गलीज नस्ल का उनका खून है कि वो आके इस तरह के फैसलों को जस्टिफाई करते हैं। तो बहरहाल अब जरा इसमें लेकिन चीज ये मुझे जो बड़ा अफसोस होता है कि ये जो अब फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए अदलिया इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। इस अदलिया के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब है। हमारे बहुत से दोस्त कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप कैसे कह सकते हैं काजी फैज ईसा साहब एस्टेब्लिशमेंट के अब साथ मिल गए हैं। एक चीज बताइए, एस्टेब्लिशमेंट को जुर्रत कैसे हुई? एक आइन पसंद अगर चीफ जस्टिस बने थे काजी फैज ईसा, जो बड़ी आइन, कानून, इंसानी हकूक, जमहूरी इक़दार, इन सब पर, इखलाकियात पर यकीन रखते थे और वो इनके मानने वाले थे और दिल से यकीन रखते थे। अगर वो कॉन्फ्रेंसेस में, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस और दीगर जगहों पे जो तकारीर करते थे या जो अदालती डिसेंटिंग नोट्स लिखते थे, उसमें वो दरअसल झूठ नहीं बोल रहे थे बल्कि वाकई ही उन अल्फाज में दिल से यकीन रखते थे। तो फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को तो 17 सितंबर को मोहतात हो जाना चाहिए था, डर जाना चाहिए था कि यार अब काजी फैज ईसा आ गया, अब 17 सितंबर तक हमने जो करना था कर लिया, 17 सितंबर के बाद कुछ नहीं करना। यह ना हो कि काजी फैज ईसा हरकत में आ जाए। और जब मुल्क का चीफ जस्टिस खड़ा हो ना, तो नीचे भी तमाम अदलिया को हौसला मिलता है। छोटे से छोटा सिविल जज भी खड़ा हो जाता है, वो कहता है हमारा मुल्क का चीफ जस्टिस हमारा खड़ा हुआ है, अगर ये हमें तंग करेंगे तो वो देख लेगा इनको, तो वो खड़े हो जाते हैं। यहां पर जब चीफ जस्टिस ही साथ मिल जाए मुल्क का, मुंसिफ आला, काजी आला अगर मिल जाए, काजी वक्त है, तो फिर लॉर्ड जुडिशरी का तो बिल्कुल ही मोराल खत्म हो जाता है। वो तो फिर एक रबड़ स्टैंप बन जाती है। फौज कहती है ये कर दो, वो कहते हैं ये कर देते हैं, ये कर दो, ये कर देते हैं, इसको सजा देनी है यूं दे दो, इस केस में देनी है इसमें दे दो, फलां इतने साल की दे दो, इतने की दे दो। यानी कि आप बताइए, कल 496 में जज कुदरतुल्लाह ने सेक्शन 496 में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सजा सुनाई 7 साल की, और वो कुछ लोगों की तरफ से, कुछ हमारे सहाफी दोस्तों की तरफ से फैसला सुनाए जाने से काफी देर कबल वो सेक्शन ट्वीट कर दी गई थी। उनको कैसे पता चला था कि इस सेक्शन में सजा सुनाई जाने लगी है? समझ रहे हैं ना कहां से पता चल रहा था? तो इतनी ही इस फैसले की हैसियत है।
तो ये जो हौसला हासिल हुआ एस्टेब्लिशमेंट को सब कुछ करने का, ये जो एतमाद हासिल हुआ कि वो ब्लेटेंटली सब कुछ कर सकते हैं और उनको कोई नहीं पूछेगा ये कहां से हासिल हुआ चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के होते हुए। आखिर क्या ऐसी हमें बताया जाए चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की तरफ से कोई ऐसी यकीन दहानी थी? क्या ऐसे कोई राब्ते थे? क्या जो उनका टाउट है वो ये कुछ गंद खेल रहा था, या किसी और लेवल पे भी कोई राब्ते थे? ये वो बताएं ना, किस लेवल पर ये यकीन दहानी थी कि एस्टेब्लिशमेंट को कि आप जो मर्जी कर गुजरे, हम कुछ नहीं करेंगे। आप करें जितनी साकिब निसार से बढ़ के भी बेशक करें तो मुझे कोई परवाह नहीं है, आप करें। बल्कि मुझसे क्या चाहिए? बल्ला है पीटीआई के पास, वापस लेना है, लाएं इधर, मैं बल्ला आपको वापस लेके देता हूं। ये कैसे हुआ? कोई हमें इसका जवाब ढूंढ के दे, बताए कोई हमें। तो बहरहाल फिर अब देखिए कि इस सब में अब उनके साथी जजेस बोल रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह 2 फैसले दे चुके हैं जिसमें वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की तरफ से पीटीआई और वोटर को और उम्मीदवारों को डिसफ्रेंचाइज करने के खिलाफ वो 2 फैसलों में अपने बात कर चुके हैं कि ये हमारा काम डिसफ्रेंचाइजमेंट नहीं है, ये वोटर को हक दें कि वो अपने नुमाइंदे चुने। जस्टिस अतर मिल्ला अलहदा लिख चुके हैं, रिमार्क्स दे चुके हैं कि जी ये एक ही पॉलिटिकल पार्टी के साथ कैसे हो रहा है। साइफर केस में भी इन जजेस ने फैसले दिए हैं, इलेक्शन की जो दरखास्तें हैं उनमें भी इन्होंने फैसले जो इनके बड़े क्लियर हैं। तो ये एक अब वाज़ेह नजर आ रहा है एक पैटर्न, लेकिन उसमें जो अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि अब जस्टिस अतर मिल्ला लंदन गए हैं एक कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने वहां पर खिताब करना था। वहां पर अब पीटीआई के जो यूथी हैं वो उनको पढ़ गए वहां पर। आप बताएं फौज के बारे में आप क्या कहते हैं? फौज का अभी जाए नहीं, उनके आगे कैमरे लेके भाग रहे हैं, मोबाइल लेके। यार वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो क्यों इस चीज पर कमेंट करें? वो अपने फैसलों में बोलेंगे, अपने नोट्स में बोलेंगे। वो आप किस तरह की ये घटिया हरकत थी, आप एक जज को वहां पे हरास कर रहे हैं? कुछ शर्म करें। पता नहीं सबसे बड़ा इमरान खान साहब का मसला यह है कि उन्होंने एक पूरी नस्ल को बर्बाद कर दिया इस तरह की तरबियत करके कि ओए ओए करो, गालियां दो, पीछे पड़ जाओ। ये नहीं होती यूं सियासत। इसी चीज से आप लोगों ने अपने दुश्मन पैदा किए हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इत्तेहादी बनाने में आपकी ट्रोलिंग का बहुत बड़ा किरदार है। जो आपने यूट्यूबर छोड़े हुए थे जो दिन रात उनको गालियां दे रहे थे, जो आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बना रहे थे, उसने भी उनके अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों के बारे में नफरत पैदा की और उस नफरत को कैश किया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, फिर अपने साथ मिलाया। आप लोगों को भी एक अकल नहीं है, जस्टिस अतर मिल्ला के पीछे भाग रहे हैं। को अकल करें। सारा वक्त नाचते रहते थे जब तक मियां नवाज शरीफ लंदन में एवन फील्ड के अपार्टमेंट से बाहर एक तमाशा लगा हुआ था। यकीन करें यहां पे मैं डिप्लोमेट से मिलता था, वो हंसते थे कि यार वो हमारे यहां पे तो सर्कस लगा हुआ है, हम क्या करें। अक्ल करें, को ग्रेस दिखाएं, कुछ दिखाएं कि आप लोग एक तरक्की याफ्ता मुल्क में रह रहे हैं, तो आपको वहां के मैनर्स भी आए हैं, को आपने कोई एथिक्स भी सीखे हैं, वहां पे आपकी कोई तरबियत भी हुई है, कोई ग्रूमिंग हुई है सोसाइटी में आपकी अच्छी। लेकिन अब आखिर में वो है कराची की, कि कराची में आज जो एमक्यूएम लंदन है, या आप कह लें जो ओरिजिनल एमक्यूएम है, उसके जो सरबराह हैं या बानी हैं जो एमक्यूएम के, अल्ताफ हुसैन साहब, वो आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो ऐलान करेंगे एमक्यूएम के कैंडिडेट्स का। जी हाँ, एमक्यूएम लंदन के कैंडिडेट्स का, जो बतौर आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे, उन्होंने अपने कागजात शहादत उनके मंजूर हो गए हैं। अब अल्ताफ हुसैन साहब उनकी ऐलान करेंगे नामों का कि ये लंदन के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। तो ऑलरेडी एमक्यूएम पाकिस्तान के हाथों से वोट जा चुका था, उनको बड़ी मुश्किलात दरपेश हैं। कुरंगी की सुना है 3 सीटों पर वो अच्छा मुकाबला कर रहे थे, क्योंकि पीटीआई से बल्ले का सिंबल जाने के बाद पीटीआई को अपने उम्मीदवारों की मुहिम चलाने में बड़ी मुश्किल दरपेश थी। तो सुना है कि कुछ ना कुछ एमक्यूएम पाकिस्तान ने वोट रीगेन किया था। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जब एमक्यूएम लंदन के उम्मीदवार आएंगे मैदान में, तो एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो अब ये लड़ाई शायद कहीं ना कहीं, अब ये सिर्फ एमक्यूएम पीपल्स पार्टी
एमकेएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान नहीं रही। अब एक और फैक्टर एमकेएम लंदन ऐड होने जा रहा है और इसकी अपनी डायनामिक्स होंगी। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, हम जब ये कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे फिर उन कैंडिडेट्स की प्रोफाइल चेक करके फिर आपको बताएंगे, वहाँ पे लोकल दोस्तों से बात करके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।